कल के बाद क्वेश्चन तो नहीं रह गया सर, वो आई एनेस्थीसिया किया था कल इन लोगों के साथ ना, आप थे ना? हाँ आप थे। तो आई एनेस्थीसिया के बारे में कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। चलो पेनिट्रेटिंग आई आपने कहा था वो कल करने का। क्वेश्चन है कि एक जो है ना यंग मैन है, उसको पेनिट्रेटिंग आई इंजरी हुई है, तो उसमें क्या आपके एनेस्थेटिक कंसर्न्स क्या होंगे, कैसे आप मैनेज करेंगे? सर उसमें हमारे गोल्स होंगे मैनेजमेंट के, उसमें ये कि आप आईओपी को बढ़ने नहीं देना और एस्पिरेशन का रिस्क है उसे अवॉइड करना है, और वही ऑक्यूलोमेडुलरी रिफ्लेक्सेस जो है वो ना हो। एक मिनट फिर से बोलना, क्या क्या बोला? सर 3 गोल्स उसमें, आईओपी रेज ना हो ज्यादा, एस्पिरेशन का उसमें रिस्क है उसे अवॉइड करना है, और फिर जो है कोई ऑक्यूलो कार्डियक रिफ्लेक्स या ऑक्यूलोमेडुलरी रिफ्लेक्सेस को अवॉइड करना है। अच्छा, इसके अंदर आप ये भी आप बोल सकते हैं कि पेनिट्रेटिंग इंजरी कैन बी पार्ट ऑफ पॉलीट्रॉमा, ठीक है? सही। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, अब किस तरीके से इसको करेंगे, इंडक्शन कैसे करेंगे इसमें? सर इंडक्शन, सर रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करेंगे एक रिक्वायर्ड प्रेशर के साथ, मतलब फुल स्टमक पेशेंट होगा मोस्ट प्रोबेबली, मतलब अगर पेनिट्रेटिंग आई इंजरी है तो इमरजेंसी सर्जरी, और तो उसमें जो है आप प्रोपोफोल दे सकते हैं, सक्सामिथोनियम भी दे सकते हैं, पेशेंट को प्रेशर बढ़ाता भी है आईओपी, लेकिन फिर भी आप उसे दे सकते हैं। नहीं, रिस्क अब वर्सेस यही बेनिफिट क्वेश्चन है कि आपको तो एग्जैक्टली ये देखो, आपको क्योंकि देखो यहाँ पर इस वक्त हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वाइवे में, जो वाइवे वालों के साथ डिस्कशन कर रहा होता हूँ ना मैं, वो थोड़ा सा उसका डोमेन डिफरेंट है, ठीक है? यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कितना आईओपी बढ़ता है सक्सामिथोनियम से। एमसीक्यू में तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा सर 6 to 12 millimeters of mercury सर बढ़ता है। और हाउ मच टाइम? 5 to 10 minutes। 5 to 10 मिनट्स के लिए। अच्छा, और उसके अंदर व्हाट आर द वेज टू रिड्यूस? मतलब व्हाट आर द वेज टू रिड्यूस दिस इफेक्ट? सर आप सर वो जो सिंपैथेटिक रिस्पांस को ब्लंट करते हैं हम फेंटेनिल या लाइडोकेन के साथ, और फिर साथ में बेंजोडाइजेपिन्स। मैं सक्सामिथोनियम की बात कर रहा हूँ। सर सक्स तो करता ही है, तो मॉडिफाइड आरएसआई कर सकते हैं सर हम। नहीं, सक्स में भी अगर आप करना चाहें तो कोई तरीका है? हाँ जी सर, सक्स से पहले उसे वो उसकी कोई और ड्रग देते हैं सक्स से पहले, वो फेसिकुलेशंस को करने के लिए कोई होता है सर, वो मैंने पढ़ा था कहीं, मुझे ज़हन से निकल रहा है सर। देखो सोचो कौन सी दवाई होगी जिससे मतलब लाइक ये कि वो कोई मसल रिलैक्सेंट ही होना चाहिए ना, मैंने बता ही दिया सर रोकिरोनियम से ही आप एट्राक्यूरियम दे, कोई भी, यानी कि नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट देंगे आप स्मॉल डोज में, ठीक है? और उसको क्या कहते हैं, इस टर्मिनोलॉजी, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉरी, डीफेसिकुलेट करना, कुछ इस टाइप की टर्मिनोलॉजी है, मुझे कंफर्म नहीं पता सर। क्या कहते हैं इसे? सर प्राइमिंग या नहीं, ये प्राइमिंग नहीं कहते। नहीं, प्राइमिंग अलग चीज होती है, प्रीक्लोराइजेशन अलग चीज होती है। सर प्रीक्लोराइजेशन कहते हैं सर, इसको प्रीक्लोराइजेशन कहते हैं, ठीक है? इसको सही। प्रीक्लोराइजेशन कहते हैं। प्राइमिंग जो है वो दूसरे इफेक्ट को कहते हैं। प्राइमिंग जो है वो दूसरी चीज होती है। प्राइमिंग में होता ये है कि आप 1 टाइम डोज पहले दे देते हैं, ठीक है? और उसमें उसका क्या मैकेनिज्म होता है?
उसका क्या इफेक्ट होता है? सर रिमेनिंग जो इंक्यूबेशन टाइम है ना वो कम हो जाएगा, काफी रिसेप्टर्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होंगे और उसके बाद जो ना रिमेनिंग इंक्यूबेशन टाइम कम हो जाएगा सर। और जब प्री क्लोराइजेशन करते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट होता है? Less dose is required to डॉक्टर हुमैरा, intubate. लेस डोज नहीं रिक्वायर्ड होती है, ज्यादा डोज रिक्वायर्ड होती है। अरसलान बताओ, शाबाश। सर ये प्री क्यूरराइजेशन का मुझे नहीं आइडिया सर, मैंने नहीं पढ़ा ये वाला। नहीं देखो, होगा ये ना इसमें कि आप मुझे बताओ कि सक्सामिथोनियम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? सर डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है सर। यानी कि वो पहले रिसेप्टर्स पे लगता है, उसको डिपोलराइज करता है जी सर। और फिर उसके बाद काम करता है। ठीक है, पहले यानी कि उन रिसेप्टर्स को डिपोलराइज करके और ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो जब आप दे देंगे पहले अट्राक्यूरियम तो रिसेप्टर्स कम नहीं हो जाएंगे, कुछ ना कुछ रिसेप्टर्स अकोबाई हो जाएंगे ना। ठीक है, तो उसके बाद आपको अल्टीमेटली सक्स की डोज ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, समझ आ गई बात? जी सर, जी सर। क्योंकि अब रिसेप्टर्स कुछ ब्लॉक हैं और सक्सामिथोनियम को इफेक्ट करने के लिए ज्यादा डोज आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, इसको अगर कोई बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं सर आप? सर बस इतना ही, मुझे भी इतना ही आता है, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। मेरा तो गुजारा चल गया 15 साल से इसी नॉलेज से। क्योंकि असल में ये एक अजीब गरीब कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए तो असूलन तो डोज मतलब, लेकिन ये है कि सक्सामिथोनियम का इफेक्ट कम आता है। आपने अभी एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पे मैसेज में लिखी है, ED95। ये ED95 का क्या मतलब होता है? जी जनाब, ED95 का सर क्या ये मतलब है? 95% जो है ना रिसेप्टर्स ब्लॉक करती है, या इफेक्टिव डोज जो है ना वो 95% होता है। मतलब Estimated dose. नहीं, एस्टिमेटेड डोज नहीं है, एस्टिमेटेड डोज नहीं है, इफेक्टिव डोज है। इफेक्टिव डोज है 95%, कि इसके अंदर 95% तक ब्लॉकेड हो चुका होगा। ठीक है, अच्छा, और अरसलान आप क्या बताएंगे इसमें, और क्या कंसर्न होगा? अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि सिनेरियो में ये है कि एक पेशेंट का डिफिकल्ट एयरवे है और उसके अंदर पेनिट्रेटिंग आई इंजरी है, उसके अंदर आप क्या करेंगे? सर उसमें रोक्यूरोनियम यूज कर लेंगे और फिर अपनी मर्जी से फिर रिवर्स कर लेंगे सुगामेटिक्स के साथ। अगर आपने रोगोरोनियम कह दिया ना तो इस पे आपको वो वहाँ पे आजकल वो नहीं आते, नासिर कहता है कि 15,000 रुपए दोबारा जमा हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, सही सर। डिफिकल्ट एयरवे में कभी भी मसल रिलैक्सेंट नहीं बोलना। ठीक है, स्ट्रेट अवे ठीक है सर। उसमें आपको उसमें ये कहना है कि ये रिस्क वर्सेस बेनिफिट होगा। ठीक है, अब इसमें आपने आउटवे करना है कि रिस्क ऑफ इंक्रीज इन IOP, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट एयरवे है ना, तो अगर डिफिकल्ट एयरवे में आप उसको दे देंगे मसल रिलैक्सेंट तो फिर आप से इंटूबेट ना हुआ तो फिर क्या करेंगे? एस्पिरेशन का रिस्क हो सकता है ना, और फेल्ड इंटूबेशन का रिस्क हो सकता है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप जो मर्जी करें, लेकिन आपके पास एग्जाम के अंदर आपके पास ये आंसर नहीं होता। ठीक है, तो इसके अंदर अवेक फाइबर ऑप्टिक का ही आपने बोलना है। अब अवेक फाइबर ऑप्टिक के अंदर अब आप क्वेश्चन ये होगा कि आपने एयरवे रिफ्लेक्स, आपने राइज इन IOP को कैसे प्रिवेंट करना है? सर उसमें वही ब्लंट जो करते हैं सिंपैथेटिक रिस्पांस को लाइडोकेन के साथ, फेंटेनिल के साथ। नहीं, ये तो अवेक फाइबर ऑप्टिक हो रही है। अवेक फाइबर ऑप्टिक में फेंटेनिल कहाँ से आ गई?
क्यों अजहर? सर इसमें जो ना गार्गल्स करवाते हैं, स्प्रे करवाते हैं लिग्नोकेन का 4%। बेसिकली और देखें, हाँ इसमें गैग रिफ्लेक्स हो सकता है ना, तो आपने गैग रिफ्लेक्स को आपने ब्लंट करना है, ठीक है। तो इसके अच्छा। अंदर अरसलान आपको क्लियरली आना चाहिए अवेक फाइबर ऑप्टिक की परफॉर्मेंस, ठीक है। अवेक फाइबर ऑप्टिक आपको हो सकता है अभी तक मुझे 16 साल हो गए, मैंने कभी आज तक अवेक फाइबर ऑप्टिक नहीं की है खुद से, मतलब लाइक ये कि वो होता है ना एक केस ऐसा प्लान हो कि वो हुई अवेक फाइबर ऑप्टिक, तो प्रैक्टिकली पता नहीं आपको कब मौका मिलेगा, लेकिन आपको इम्तहान वालों को बहुत पसंद है और इसके बगैर आंसर मुकम्मल नहीं होता, ठीक है। तो उसके अंदर आपको एयरवे का एनेस्थीसिया आना चाहिए, उसमें पूरी आपको एयरवे, क्योंकि वो नेजल करते हैं आमतौर पे ना, तो आपको जो नेजल कैविटी है उसकी आपको नर्व सप्लाई पता होनी चाहिए, फिर पूरा आपको जो है फेरिंग्स की लेरिंग्स की आपको नर्व सप्लाई पता होनी चाहिए, ठीक है। उसमें इंडिविजुअल नर्व ब्लॉक्स भी होते हैं और उसके अंदर जो है वो गार्गल्स करते हैं, जो है वो पैकेट क्या कहते हैं पैजेट्स रखते हैं नोज में लाइडोकेन के, या उसमें एक और दवाई भी यूज की जा सकती है वो कोकेन, हमारे जाहिर पता है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये है कि वो कोकेन के पैजेट्स होते हैं, वो लोकल एनेस्थेटिक भी होता है और बेजो कंस्ट्रक्टर भी होता है, ठीक है। और बहरहाल ये कि वो लाइडोकेन से भी हो सकता है, लाइडोकेन के गार्गल्स भी हो सकते हैं, लाइडोकेन से नेबुलाइजेशन भी होती है, और फिर उसके बाद इंडिविजुअल नर्व ब्लॉक्स कर सकते हैं आप ग्लोसोफेरिंजियल नर्व को और इंटरनल लेरिंजियल नर्व, सुपीरियर लेरिंजियल नर्व को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। और उसमें जो है ना आपका ट्रांसट्रेकियल होता है जिससे आपकी रिकरेंट लेरिंजियल नर्व ब्लॉक होती है, या फिर आप गार्गल्स करके नेबुलाइज करके और उसके बाद स्प्रे एज यू गो भी बता सकते हैं, ये 2 टेक्निक्स होती है, ठीक है। तो इसमें आपके पास रिस्क है, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन है वर्सेस रिस्क ऑफ इंक्रीज आईओपी है, तो आपने रिस्क वर्सेस बेनिफिट करना है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में अजहर कोई इस किस्म का आपको एमसीक्यू फेस किया है आपने? सर काफी आ रहे होते हैं, हाउ जैसा चॉइस ऑफ ड्रग हो गया फॉर एग्जांपल, इसी सिनेरियो में वो पूछेंगे व्हाट इज वुड बी द चॉइस ऑफ ड्रग, और दूसरी इसकी कॉम्प्लिकेशन हो जिसका अभी था कि आईओपी कितना बढ़ेगा, ये भी आ सकते हैं सर, इस तरह के आए हैं ब्रदर। हाँ ये कितने वाला बता दिया था उसने, कितनी देर के लिए होते बता दिया है, कैसे उसको ब्लंट करना है ये बता दिया है, ठीक है। ऑक्लोकार्डिक रिफ्लेक्स जो होता है उसका पाथवे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। और उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, उसके बहुत एमसीक्यू आते हैं ऑक्लोकार्डिक रिफ्लेक्स के। तो ऑक्लोकार्डिक रिफ्लेक्स का जो होता है वो 2 तरह से हो गया है, तो क्या करना है, बस व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू? इन्फो सर्जन स्टॉप द स्टिमुलस। अब वहां पर एमसीक्यू जो होता है ना वो उसके सिनेरियो पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। उसमें अब अगर मिसाल के तौर पे ये भी लिखा हो साथ एट्रोपिन भी लिखा हो तो फिर आप क्या बोले लिखेंगे, अब ये बहुत मुश्किल होता है। ये इस तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं ना ये सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं, सबसे ज्यादा ट्रिकी होते हैं, कि अगर वहां पर एट्रोपिन भी लिखा हुआ है और स्टॉप द स्टिमुलस भी लिखा हुआ है तो अब आपने क्या करना है, मुझे नहीं पता कि इसका एमसीक्यू के हिसाब से क्या आंसर होगा। क्यों एक्चुअली फर्स्ट कभी कभार लिखा होता है कि व्हाट वुड बी द इमीडिएट मैनेजमेंट, तो डेफिनेटली उसमें जो है ना वो इमीडिएट में तो हम स्टॉप द स्टिमुलस और इन्फो द सर्जन इस तरह होता है सर। हाँ बाकी इसमें थोड़ा है कि आप ये गाइड कर लें थी व्हाट वुड बी चॉइस बेस्ड मैनेजमेंट, उसमें फिर आप बताएं। बहरहाल ये कि ये आपको बहुत ध्यान से आपको पढ़ के इसका आंसर करना होगा। क्या प्री ऑपरेटिव एट्रोपिन का कोई रोल है? नहीं सर, प्रैक्टिकली लोग देते हैं लेकिन प्री ऑपरेटिव एट्रोपिन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली लोग देते हैं, ठीक है। तो अच्छा उसके बाद एक अरसलान इसमें विट्रियल सर्जरी के बारे में कुछ बता दो, विट्रियल सर्जरी का पढ़ा है? नहीं सर, रेटिनल सर्जरी का ही पढ़ा था, विट्रियल का नहीं सर मैंने पढ़ा। नहीं वो विट्रो रेटिनल एक ही साथ होती है ना, तो उसमें विट्रस ह्यूमर में जो इंजेक्ट करते हैं वो। हाँ जी जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताता हूँ सर, वो रेटिनल डिटैचमेंट जब होती है तो उसमें सर्जन जो है रेटिनल टेम्पोनेट के लिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड इंजेक्ट करता है। उसका ये कि उससे पहले आपने 10 to 20 मिनट्स पहले आपने उसको नाइट्रस को बंद कर देना है,
और वो स्टे करती है ऑलमोस्ट 6 वीक्स तक। तो 6 वीक्स तक आप नाइट्रस नहीं यूज करेंगे। और जो ऑक्टाफ्लोरोप्रोपेन है उसका ड्यूरेशन है, या परफ्लोरोप्रोपेन, उसका 90 डेज का ड्यूरेशन है कि उस वक्त तक आपने उसे यूज नहीं करना नाइट्रस को। बाद में फर्ज किया अगर 15 दिन बाद अपेंडिसेक्टमी करनी पड़ती है पेशेंट की या कोई और प्रोसीजर करना पड़ता है तो अगर आपने नाइट्रस नाइट्रस यूज किया तो क्या होगा? सर वो सल्फर हेक्साफ्लोराइड या जो गैस उसने यूज किया उसके साथ मिक्स कर जाएगी और वो गैस एक्सपेंशन करवा देगी। तो उसे लगते हैं तकरीबन 15 to 20 मिनट्स लगते हैं नाइट्रस को ब्लड से डिसिपेट होते हुए। तो जब वो एक्सपेंशन करवा देगी तो आईओपी राइज हो जाएगा और रेटिनल नर्व फाइबर्स पे प्रेशर आएगा और डैमेज होगा उसका, वो मतलब जो है ना, वो जो सर्जरी है वो विजुअल लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये एमसीक्यू में आता है अक्सर ना, और जो है ना मतलब एनेस्थीसिया के कंसर्न्स के अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक, तो इसके अलावा असल में आज ना मैं बहुत डाउन हो रहा हूँ। मैं आज केस बहुत लेट ख़त्म हुआ था, तो एनीवन इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आई एनेस्थीसिया से रिलेटेड? कोई एमसीक्यू याद करो अजहर, कोई आई रिलेटेड एमसीक्यू? सर अभी याद तो नहीं आ रहा, अगर मुझे पहले बता देती तो एक आधा मैं कहीं से कर लेता। अगर अभी टाइम देते हैं तो मैं कर लूँ। चलो आप ऐसा करो कि इसको शेयर कर लो। और अरसलान कल आप फ्री होगे? क्योंकि कल मेरी छुट्टी है, तो कल आफ्टरनून में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जी जी सर मैं फ्री हूँ। कल आफ्टरनून में ना जो चीजें मिस रह गई है ना, आप एक काम करो कि आई का फोल्डर खोलो और उसमें जितने आर्टिकल्स हैं, उसमें जितने पॉइंट्स हैं ना, उनमें से कोई अगर चीज हम लोगों ने नहीं कवर की ना तो वो बताना। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए माजरत खा हूं मैं, आज आई एम नॉट नहीं सर, आप इस तरह ना बोले, माशाल्लाह ये भी बहुत है सर। इस तरह ही अगर 15-20 मिनट या 25 मिनट का भी अगर होता रहे तो दैट इज तो अगर मोर। आप अपने टॉपिक के इन एडिशन टू दैट ना आई भी कर लो। ठीक है, ये ठीक कल की जो रिकॉर्डिंग है ना, वो आप देखोगे उसमें कल आई एनेस्थीसिया के बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस किया था, तो वो मैंने शेयर किया था ग्रुप में, तो आपको कल वाली रिकॉर्डिंग पे आपको मिल जाएगी आई एनेस्थीसिया। ठीक है, एक वो वाइवे वालों के साथ किया था ना, वो बाद में 2 रिकॉर्डिंग्स थी। इन लोगों के साथ मैंने पहले किया था आई एनेस्थीसिया। ठीक है सर मैं वो आई एनेस्थीसिया के बारे में मैं भी कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लूंगा इंशाल्लाह। तो कल इंशाल्लाह ना आफ्टरनून में कल हम आय का आपको इंशाल्लाह पूरा कर लेंगे। ठीक हो हाँ, गया, बेहतरीन। ठीक है, चले, ओके भाई, थैंक यू, अस्सलाम। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह।